चलो हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं ना, फ्रिक्शन। लॉज ऑफ मोशन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है फ्रिक्शन, राइट। अभी तक जो हम लोग सरफेस कंसीडर कर रहे थे वो सारा सरफेस कैसा था, स्मूथ था, फ्रिक्शनलेस था। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग सारा कुछ प्रैक्टिकल सरफेसेस को कंसीडर करेंगे, है ना। मतलब सरफेस पे जो होता है फ्रिक्शन वो हम लोग कंसीडर करेंगे। पहले तो ये जो फ्रिक्शन जनरेट होता है ना, ये फ्रिक्शन जनरेट कैसे होता है, पहले तो हम इसको समझें ये फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है। देखो, जैसे सपोज करो एक पहला ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ओल्ड हाइपोथेसिस के बारे में क्या था कि जैसे ये कोई एक ब्लॉक है और वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक है और सरफेस पे रखा हुआ है, राइट। कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, है ना। उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता, वो कुछ जिगजैग शेप में होता है, लाइक दिस। अब जब हम लोग इसको 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 ऊपर रखते हैं ना, तो जैसे इसका सरफेस है वैसा ही सरफेस इस ब्लॉक का भी है। कोई भी बॉडी है, मतलब एक तो ब्लॉक हम एक एग्जांपल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, बाकी कोई भी ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका सरफेस भी सेम वे में होता है। तो क्या होता है ना, जब हम लोग इसके ऊपर रखते हैं तो ये आकर के इसके साथ इंटरलॉकिंग कर लेता है, और जब हमें इसको मूव कराना हो तो हमें इसी इंटरलॉकिंग के अगेंस्ट में इसको मूव कराना है। ऐसा ओल्ड कॉन्सेप्ट था। बाद में देखा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिक्शन के जनरेट होने का ये रीजन नहीं है, फ्रिक्शन के जनरेट होने का रीजन कुछ और है। वो रीजन क्या है देखो, फ्रिक्शन के जनरेट होने का रीजन एटम्स के बीच एटम्स के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो होता है। जैसे सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ ये रखा हुआ पाम है, ठीक। पाम पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है। जब हम इस ब्लॉक को लाकर के यहाँ पे रख रहे हैं ना, तो इसके पास भाई एटम्स है, मतलब कौन होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन बैठा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके सराउंडिंग में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो क्या होता है कि जब हम इसका जो चार्ज पार्टिकल है वो इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाता है उसमें, राइट। क्या होता है, जैसे जो इसका सरफेस है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, ये जो ऑब्जेक्ट है जो भी इसके ऊपर रखा, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, एंड दे यूज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। सभी दूसरे को फोर्स लगा रहे होते हैं, राइट। अब हमें यदि इस ब्लॉक को इस पे मूव कराना हो ना, तो इसी बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स इनके बीच में, एटम्स के बीच में फॉर्म हो गया, which is preventing it from sliding, which is preventing it from moving on this surface, that is called as what, friction, right। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जनरेशन, वो कैसे जनरेट होता है, वो क्या है, किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। यानी फ्रिक्शन is, या फ्रिक्शन generates due to electrostatic force between the atoms of the two surfaces, between the atoms of two surfaces in contact, ठीक है। तो अब यदि हमें इसको मूव कराना हो तो हमें क्या करना होगा भाई, इन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ये फ्रिक्शन किस नेचर की वजह से जनरेट हो रहा है। तो वो समझ में आ गया कि भाई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें और समझते हैं। अच्छा देखो, यदि हम लोग फ्रिक्शन फोर्स मान लो, जैसे ये बॉडी इस पे रखा हुआ है, सिंपली ये इस पे रखा है, राइट। अब हम ऐसे ये बोले कि इनके बीच में कौन कैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो वो मीनिंगलेस है, राइट। फ्रिक्शन फेस नॉर्मल कंडीशन में उसका कोई वैल्यू नहीं होता। फ्रिक्शन जनरेट तभी होता है जब उसकी जरूरत, राइट।
फ्रिक्शन जनरेट तभी होता है जब उसकी जरूरत हो। अब देखो अभी ये रेस्ट में है, राइट। अच्छा जरूरत कब होगा? जरूरत कब होगा? जब ये इसके ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, राइट। कुछ चीजें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ऐसा होता है कि ना फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, राइट। बहुत सारे मोशन ऐसे हैं जो फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाता है। जो जब हम लोग नीचे चल पा रहे हैं, ये किस वजह से चल पा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे लिए फ्रिक्शन हेल्पफुल है आगे की तरफ चलने के लिए, राइट। तो फ्रिक्शन हमेशा कोई एविल चीज नहीं है, राइट। ये बहुत सारे मोशन को सपोर्ट भी करता है। बहुत सारे मोशन इसकी वजह से ही हो पा रहे हैं। अभी हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में भी ऐसा देखेंगे। तो फ्रिक्शन का काम क्या है? इट opposes relative motion, not motion, right? It opposes relative motion, not motion, right? तो देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे सरफेस पे, अभी ये कोई मोशन में नहीं है, ये सिंपली ऐसे रखा हुआ है। तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स का कोई मतलब नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव तब होता है जब उसकी जरूरत हो। उसकी जरूरत कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट इस पे या नीचे का सरफेस इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। अब देखो जैसे ये है, ठीक है, और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है। अब यदि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखे, राइट, ऐसे ही स्लाइड करने की टेंडेंसी रखे, तब जो नीचे का सरफेस है वो इसके मोशन को अपोज करेगा, यानी ये नीचे का सरफेस इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। यदि ये सिंपली ऐसे रखा हुआ है तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स का कोई मतलब नहीं, वो मीनिंगलेस, राइट। देखो नेक्स्ट देखो कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोग समझेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है यहाँ पे फ्रिक्शन के केस में। सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक ये सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है। अब देखो यदि हम लोग इस पे सरफेस और इस सरफेस ये कह लो कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा कांटेक्ट फोर्स है, और कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें दिखेगा कि भाई ये जो सरफेस है वो इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स है, राइट। कांटेक्ट फोर्स जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ले रहे थे वो यही ले रहे थे, ठीक है। और वेट होगा इसका अपना खुद का, कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यदि मास m है तो वेट कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली mg हो जाएगा, ठीक। अब सपोज करो यदि ये ऑब्जेक्ट को हम इधर की तरफ मूव कराएं, यदि ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखे, तो ये जो सरफेस है वो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, लाइक दिस। अब एक बात बताओ, पहले हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 0 था। तो कांटेक्ट फोर्स हमें सिर्फ एक ही दिखता था, वो कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स, राइट। लेकिन यहाँ पे कितने कांटेक्ट फोर्सेस हमें दिख रहे हैं? 2 कांटेक्ट फोर्स दिख रहा है। दोनों कौन अप्लाई कर रहा है? सरफेस लगा रहा है। एक तो ये नॉर्मल फोर्स N और दूसरा ये फ्रिक्शन फोर्स F। ये दोनों कौन अप्लाई कर रहा है? सरफेस अप्लाई कर रहा है। किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है? इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा है, राइट। अब देखो इन दोनों के रिजल्टेंट की यदि हम बात करें, इन दोनों जो, अब देखो ये दोनों कांटेक्ट फोर्स है, दिस इज बीइंग अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट। तो नेट कांटेक्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लाइक दिस, राइट। ये तुम्हें क्या मिल जाएगा? नेट कांटेक्ट फोर्स मिल जाएगा। सपोज करो ये नेट कांटेक्ट फोर्स FC है, which is making some angle theta with the vertical, which is making some angle theta with the vertical। तो अब देखो FC का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, ये कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा FC cos थीटा इक्वल्स n, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा FC का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? FC sin थीटा इक्वल्स f, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यदि हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? FC स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक।
तो देखो sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी हमें FC क्या मिल गया, ये मिल गया √n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ठीक, अब देखो यदि ये क्या है कांटेक्ट फोर्स है ना, ये क्या है कांटेक्ट फोर्स है। यदि फ्रिक्शन फोर्स 0 होता, सरफेस यदि फ्रिक्शनलेस होता, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो FC जो कांटेक्ट फोर्स है वो किसके बराबर होता, सिर्फ n के बराबर, सिर्फ किसके बराबर होता है n के बराबर। लेकिन यदि सरफेस फ्रिक्शनल हो गया तो कांटेक्ट फोर्स कितना हो गया, ये है, यानी कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगा, यहां से लेकर के कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू √n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर यहाँ तक लाई करेगा। ठीक, अच्छा n किसके बराबर है, यहाँ से लोग देख सकते हैं n किसके बराबर है, mg के बराबर। एंड फॉर द टाइम बीइंग ये जान लो कि f इक्वल्स लिखते हैं म्यू इनटू n। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, अभी हम लोग इसको प्रॉपर डिफाइन भी करेंगे। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, किसी भी सरफेस पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो भी हम लोग डिफाइन करके दिखाएंगे। बस फॉर द टाइम बीइंग ये जान लो कि ये f इक्वल्स क्या होता है, म्यू इनटू n होता है, राइट। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये भी हम डिफाइन करेंगे। ये देखो यदि हम लोग ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, देन हमें क्या मिलेगा, mg fc √mg का होल स्क्वायर प्लस म्यू mg का होल स्क्वायर, राइट। यानी fc का वैल्यू कहाँ से लाए, कहाँ लाई करेगा, ये होगा, mg को बाहर कॉमन ले लो, then you will be getting √1 plus म्यू स्क्वायर, so ये fc। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। An object of weight 3 kg, an object of weight 3 Newton ले लो, an object of weight 3 Newton is placed on a surface for which frictional force is 1.5 Newton. 1.5 Newton. Find the value of contact force. Find the value of contact force and the angle made by contact force with the normal. And the angle made by the contact force with the normal. जल्दी निकालो। देखो क्या बोल रहा है, एक तो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स है। तो अब एक बात बताओ, जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो कांटेक्ट फोर्स एफसी ले लें, ये एंगल थीटा यहाँ से ले लें, राइट। तो देखो एफसी का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम्हें, √n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। अब नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, 3 न्यूटन है, और एफ फ्रिक्शन फोर्स 1.5 है, तो यहाँ रख दें 3 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो ये 9 है, प्लस 1.5 का क्या होता है 2.25, तो √11.25 न्यूटन इतना आ गया। अब ये एंगल थीटा है, तो देखो ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल से यहाँ से देखो tan थीटा इक्वल्स क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना f, यानी f/n, और f का वैल्यू कितना है 1.5 अपॉन n कितना है 3, तो ये कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.5, राइट। तो थीटा becomes how much, it is tan inverse 0.5. So this is the value of theta, angle made by contact force with the normal. चलो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा और समझते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा और समझते हैं। जैसे सपोज करो काम ले लेते हैं, राइट।
अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कुछ अलग अलग मटेरियल कंसीडर कर लें, जैसे एक सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक सपोज करो आयरन क्यूब ले लो, एक वुडन ले लो और एक आइस ले लो, राइट। और तीनों को पाम पे रखो और पाम को धीरे 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 करके ट्विस्ट करना चालू करो, एंगल चेंज करना चालू करो, तो देखोगे जो आइस है ना वो फटाक से स्लाइड कर जाएगा, राइट। उसके के कंपैरिजन में वुडन ब्लॉक और जो आयरन ब्लॉक है वो बाद में स्लाइड करेगा। कोई ना कोई ऐसी चीज है ना जो ये डिसाइड करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इजीली वो किसी सरफेस पे मूव करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पे वो कौन सा चीज है जो ये डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, वो डिसाइड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन डिसाइड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इजीली आगे की तरफ स्लाइड कर पाएगा, राइट। अब देखो जैसे सपोज करो ये एक ब्लॉक जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर n, राइट। अब यदि हम इसको सपोज करो इधर मूव कराने की टेंडेंसी रखें तो ये जो नीचे का सरफेस है ये ब्लॉक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करेगा। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है पता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स पे, मतलब F क्या होता है, प्रोपोर्शन टू n, F क्या होता है, प्रोपोर्शन टू नॉर्मल फोर्स होता है, राइट। अब यहाँ पे इससे प्रोपोर्शन हटाओगे ना तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज म्यू इनटू n। म्यू ही क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, F by n। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में म्यू का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। जो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस डेली जो हम लोग देखते हैं उसमें म्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। 0 का मतलब क्या हो गया, सरफेस फ्रिक्शनलेस, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, म्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन म्यू का वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, म्यू का वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, राइट। अब कहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा म्यू का वैल्यू 1, जैसे एक कांच का शीट है, राइट, और उसके ऊपर दूसरा कांच का शीट रख दो और उसको रख करके ना ऊपर वाले को तुम उस पे नीचे वाले पे तुम स्लाइड कराने की टेंडेंसी रखो, देखो वो स्लाइड ही नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है उसको स्लाइड कराना, ठीक है। वहां पे म्यू का वैल्यू 1 होता है। थर्ड कोई कंडीशन तुम ऐसा देखने को तुम्हें मिलेगा जहां पे म्यू का वैल्यू इवन मच ग्रेटर देन 1 होता है, म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी पॉसिबल है। जैसे तुम एक छोटा सा एग्जांपल दें, वॉल सीमेंट आता है ना, सीमेंट है ना, जानते होगे तुम लोग, जैसे वॉल को एक प्लास्टर करने के लिए यूज किया गया। अब एक सीमेंट ले लो और यहाँ पे वॉल पे लगा दो, राइट, थोड़ी देर के बाद छोड़ दो, देखो वो सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा तो तुम उसको पकड़ कर खींचने की कोशिश करो, नीचे नहीं आएगा, इवन तुम उसमें चाहो लटक भी जाओ ना तो भी वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1 से मच ग्रेटर होता है, राइट। तो कई बार क्वेश्चन यदि आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। क्या कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच में चूंकि यूज किए रहते हैं, है ना, तो उनको ऐसा ही दिमाग में स्ट्राइक करता है कि अच्छा म्यू का वैल्यू ना 0 से 1 के बीच में ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं है, म्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच में पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, ये इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या समझे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अच्छा उससे पहले ना एक बार हम लोग हर चैप्टर में ये भी कर लिया करें, थोड़ा और अच्छे से आइडिया हम लोग को लगा करेगा कि कोई भी चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, हमें उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, एक ऐसा इंडेक्सिंग तैयार होगा जिसको जब तुम पढ़ोगे ना और जब तुम्हारा लास्ट होगा चैप्टर तो तुम्हें एक क्लैरिटी रहेगा, अच्छा इस चैप्टर में ये चीज आना है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जब भी तुम रिवाइज वगैरह करोगे तो हर एक चैप्टर का तुम्हारे पास क्लैरिटी लेवल रहेगा कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, राइट। तो वो भी काम करते चलते हैं साथ में। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि फ्रिक्शन बेसिकली होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट। अब इस फ्रिक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हमें ऐसा नहीं पढ़ना। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट। प्रॉब्लम्स ऑन 2 और मोर ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर या 2 से ज्यादा ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखें तो उनके मोशन के बारे में पढ़ना है। फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो यदि हम लोग फ्रिक्शन में
ये टोटल कंटेंट की बात करें ना तो हमारा कंटेंट फ्रिक्शन में यही है, इसके बारे में ही हमें पढ़ना है, राइट। हाँ, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे क्वेश्चंस को भी हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, राइट। जैसे तुम्हारा जो फंडामेंटल्स है, जो क्लैरिटी लेवल है, वो और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। चलो देखो, चलो हम लोग पहले देखते हैं ये जो तीनों कोर्स हम लोग देख रहे थे ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं और ज्यादा आसान रहेगा समझना। देखो, सपोज करो ये एक ब्लॉक है, ठीक। इस ब्लॉक का मास सपोज करो कुछ दे रखा है 4 kg, ठीक। अब देखो इसमें इसका एपीडी बना है तो ये नॉर्मल फोर्स वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच 40 न्यूटन, राइट। अब यदि हम लोग इस पे आगे की दिशा में कोई फोर्स एफ लगाएं तो ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा, आगे जैसे ही स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, फ्रिक्शन बोलेगा रुक, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो जो सरफेस है वो इस ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप कर देगा, करेगा ना। अच्छा, सपोज करो इन दोनों सरफेसेस के लिए जो म्यू का वैल्यू है दैट इज गिवन है 0.2, कितना गिवन है 0.2 गिवन है। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है भाई, म्यू इनटू एन, तो म्यू का वैल्यू 0.2 इनटू एन 40, कितना आ गया 8 न्यूटन आ गया, कितना आया 8 न्यूटन आया, क्या फ्रिक्शन फोर्स। अब एक बात बताओ, यदि हम लोग ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग ब्लॉक पे आगे की दिशा में 4 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। ये स्लाइड करना चाहता है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन तक मैनेज कर सकता है, राइट। लेकिन हम इसको 4 न्यूटन इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। 5 न्यूटन का लगाएं तो मूव करेगा? नहीं करेगा। 6 न्यूटन नहीं करेगा। 7 न्यूटन नहीं करेगा। 8 न्यूटन वर्ज है। 8 न्यूटन एक ऐसा कंडीशन है जहां पे ये स्लाइड जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा। देखो उससे पहले भी ये मूव तो करना चाहता है, राइट। ये टेंडेंसी रखता है मूव करने का, ये टेंडेंसी रखता है स्लाइड करने का, बट ये एक्चुअली स्लाइड नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इन दोनों के बीच में उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो यहां तक ये मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है, स्लाइड करने की टेंडेंसी रख रहा है, लेकिन नहीं स्लाइड कर पा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा अप्लाई होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। यानी हम इसको डिफाइन करना चाहें, स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करना चाहिए तो कैसे करेंगे? लिखो इसका डेफिनेशन, लिख लो। when an object has tendency to slide on a surface, has tendency to slide on a surface, but in actual it doesn't, then the frictional force acting between the two surfaces is known as static friction force, राइट। ये इसका डेफिनेशन हो गया। दूसरा इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखो, यदि हम इस पे 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाए, कितना फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाए? 4 न्यूटन का लगाए, तो पता है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कितना डेवलप होगा? 4 न्यूटन का ही डेवलप होगा, राइट। यहाँ पे यदि 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? 4 न्यूटन का ही डेवलप होगा, क्योंकि उतने की ही जरूरत है। जो 8 न्यूटन है ना, वो उसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हम अपने आप को, यदि हमें कोई खींचना चाहे, राइट, लेकिन हम अपने आप को मैनेज कर कितने न्यूटन तक कर सकते हैं? 20 न्यूटन तक कर सकते हैं। अब यदि कोई हमें खींचे, है ना, और 10 न्यूटन से खींचे, तो हमें कितने लगाने की जरूरत है? खुद को बचाने के लिए 10 न्यूटन की ही जरूरत है, तो हम सिर्फ 10 न्यूटन ही लगाएंगे, राइट। 20 न्यूटन नहीं लगाएंगे तो मिरर मूव करने लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स में ऐसा नहीं है कि एकदम 4 न्यूटन लगाया तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन लग जाएगा, नहीं। ये उतना ही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा जितने की जरूरत है, राइट। यदि हम यहाँ पे 6 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? 6 न्यूटन होगा।
7 न्यूटन लगाए तो कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, 7 न्यूटन होगा। अप टू 8 न्यूटन तक ये अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है, जितने की जरूरत है उतना लगा रही है, ठीक है। इस वजह से हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, जितने की जरूरत उतना लगेगा, राइट। थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं इसमें। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग म्यू एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू एस से डिनोट करते हैं। और ये जो म्यू एस होता है ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, ये इन दोनों का रेशियो, ठीक। अब आगे देखो, जो हम लोग 8 न्यूटन पे आ रहे हैं ना, 8 न्यूटन क्या है बच्चों, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है ना, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, जो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग यदि सिंपली डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction is called as what, limiting friction, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसके लिए यहाँ पे चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद यदि हम लोग करें कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो ये होगा म्यू एल इक्वल्स एफ एल अपॉन एन। ये क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। थर्ड में डिफाइन करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, अब हम ये जानेंगे कि भाई ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखो, यदि एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 8 न्यूटन से ज्यादा हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 8 न्यूटन से ज्यादा हो जाए तो ये चल पड़ेगा ना, ये चल पड़ेगा ना। अब जब ये चल पड़ा तब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को ऐसे हम डिफाइन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये होता है म्यू के इक्वल्स एफ के बाई एन, राइट। इन तीनों में, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इन तीनों में जो सबसे बड़ा होता है ना वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे छोटा होता है ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एल देन म्यू एस देन म्यू, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यही पर लोग एक चीज ये भी फाइंड आउट करके चलें कि हमारे लिए कहाँ पे कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्कूल लेवल में हम बात करें तो सबका डेफिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल पे हम लोग बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन तीनों का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो जो हम लोग ये लिख रहे हैं एफ एस इक्वल्स म्यू एस इंटू एन, एफ के इक्वल्स म्यू के इंटू एन, इसको हम लोग यूज करें। नीट और मेंस लेवल से मेरे लिए ये छोटा सा चीज है जो इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा भी और पूछ भी सकते हैं। अब आगे देखो, यदि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करें, ये ग्राफ जो पूछते हैं, जैसा सपोज करो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, राइट। इसके ऊपर कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक पे, देखो मान लो ये ब्लॉक, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये जाने की टेंडेंसी रखेगा, राइट, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स नहीं जाने देगा इसको। तो पहले कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स।
फोर्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, स्लाइड करने लगेगा। जैसे ये स्लाइड करने लगेगा तब इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, कौन सा एक्ट करेगा, काइनेटिक एक्ट करेगा। यदि हम इसका ग्राफ ड्रा करें, इधर सपोज फॉर एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है और इधर फ्रिक्शन है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स है। अब यदि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और हमें ऐसा, अब ये देखो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, उसके बाद हमें ऐसा मालूम कि काइनेटिक का वैल्यू स्टैटिक से कम होता है, तो ये ऊपर टॉप पे जा करके ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो नाउ इट इज, यहां से ये पूरा क्या है, एफ एस, एफ के सॉरी एफ एस, टॉप पे कौन सा है, लिमिटिंग एफ एल, और ये कौन सा है, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये ग्राफ पूछता है, ये ग्राफ बनाओ तुम लोग। और लोग पहले बेसिक क्वेश्चंस इस पे चालू करें। सपोज करो ये ब्लॉक है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, राइट। इसका मास है 5 kg, राइट। और इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, म्यूएस दे रखा है, यानी स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, और काइनेटिक के लिए वैल्यू दी है 0.15, ठीक। अब इस पे कोई हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F, है ना। फर्स्ट कंडीशन में पहले फोर्स का वैल्यू है 8 न्यूटन, फिर बाद में है 12 न्यूटन। क्वेश्चन है फाइंड acceleration of block, find acceleration of block and friction force, find acceleration of block and friction force on the block, ये दोनों ही केस में पहले जब एक्सटर्नल फोर्स 8 न्यूटन है तब एक्सेलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक पे, और सेकंड केस में जब एक्सटर्नल फोर्स 12 न्यूटन हो गया तब ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ये ट्राई करो जल्दी। देखो हमें यहाँ पे दो फ्रिक्शन फोर्स दिया, पहले क्या दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दिया और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दिया, राइट। तो देखो हमें ये दो वैल्यूज क्यों दिए, म्यूएस का और म्यूके का वैल्यू क्यों दिया, देखते क्वेश्चन में मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा म्यूएस, तो म्यूएस क्या डिसाइड करेगा, म्यूएस ये डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। म्यूएस ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। तो पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई ठीक है म्यूएस का वैल्यू क्या है। तो यदि हम लोग इसका एलपीडी बनाएं तो क्या होगा, एक तो नॉर्मल फोर्स पे लगेगा ऊपर की तरफ n, वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन, ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स दो तरीके का, एक हमें मिलेगा एफएस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों, म्यू एस इंटू एन होगा, तो दिस इज 0.2 इंटू 50 यानी ये हो गया 10 न्यूटन, और एफ के क्या होगा 0.2 इंटू सॉरी 0.15 इंटू 50 7.5 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो यदि एक्सटर्नल फोर्स यहां से मेरे आते ही मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन, राइट। कितना न्यूटन, 10 न्यूटन, यानी एक्सटर्नल फोर्स यदि 10 न्यूटन से ज्यादा हो तभी ये ब्लॉक आगे मूव कर पाएगा, अदरवाइज मूव नहीं कर पाएगा, अदरवाइज ये ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा, राइट। तो देखो पहले वाले कंडीशन में ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना है 8 न्यूटन है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स हमें कितना दिख रहा है 10 न्यूटन है।
राइट। तो ये मूव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। यानी कि पहले वाले कंडीशन के लिए, फर्स्ट वाले के लिए जो एक्सेलरेशन तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे जो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा ए, ये कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। करेक्ट। और यदि हम अब सेकंड क्वेश्चन क्या था उसमें, फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स जितने की जरूरत है उतना ही लगेगा। तो अभी एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना नीडेड है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग? 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा? 8 न्यूटन ही एक्ट करेगा। करेक्ट। सेकंड कंडीशन में हम आते हैं। सेकंड कंडीशन में देखो, एक्सटर्नल फोर्स 12 न्यूटन है। एक्सटर्नल फोर्स अब कितना हो गया? 12 न्यूटन, राइट। जबकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो अब ये मूव कर पाएगा क्या? कर पाएगा। अब ये मूव करने लगा, राइट। अब देखो जैसे ही ये मूव करेगा, इसका स्लाइड करेगा, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा क्या? नहीं। अब कौन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो यदि हम इसका एपीडी बनाए तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पे, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया? 12 न्यूटन, राइट। और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगा कितना? 7.5 न्यूटन। 7.5 न्यूटन। तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? दैट इज 12 माइनस 7.5 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इनटू a। तो a इक्वल्स हाउ मच? इतना होगा 2.5 4.5 बाई 5, यानी कि 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ही होगा। और ये आ गया सेकंड केस का एक्सेलरेशन। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करेगा? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा 7.5 न्यूटन। ठीक है, चलिए लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक ब्लॉक है और इस पे ना ऐसे फोर्स लगाया है कोई एफ, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका मास m है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, राइट। क्वेश्चन लिखो, फाइंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F to move the block, to move the block। इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए ये F का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? जल्दी ट्राई करो। देखो, यदि हम इसका एफबीडी बनाए तो क्या क्या होगा? F का दो कंपोनेंट, इधर की तरफ F cos थीटा और इधर की तरफ F sin थीटा। ठीक, नॉर्मल फोर्स N, वेट mg। मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि वो n को mg ले लेते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में भी n को mg ले लेते हैं, वो ये भूल जाते हैं देखना कि ऊपर की तरफ दो फोर्स है। ऊपर की तरफ एक नहीं, दो फोर्स है। कौन कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स और F sin थीटा, राइट। तो ये दोनों मिल करके n प्लस F sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा? mg माइनस F sin थीटा आएगा, करेक्ट। या n इक्वल्स mg माइनस F sin थीटा। अब देखो, जब ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा देन फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हाउ मच? म्यू इनटू n। तो दिस इज म्यू mg माइनस F sin थीटा। अब यदि हम मूव कराना चाहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे एक्ट करेगा, तो ये F cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू, मिनिमम सी की बात कर रहा है, तो F cos थीटा किसके बराबर होगा? F के। और F किसके बराबर? म्यू n के। म्यू mg माइनस F sin थीटा। F को इधर ले आओ, तो F को कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा? cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इक्वल्स म्यू mg। So this is what? F equals mu mg upon cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो इतना मिनिमम फोर्स होना चाहिए इसको मूव करना। अच्छा, ये फोर्स यहाँ पे फिक्स है ना? मतलब वो एंगल दिया हुआ है कि भाई इस एंगल पे ये होना चाहिए, ये गिवन क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए यदि एंगल थीटा फिक्स है,
तो मिनिमम कितना फोर्स लगेगा, म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये मेरा वैल्यू है, राइट। सेकंड कंडीशन देखो, अब अगेन हम इस ब्लॉक को मूव कराना चाह रहे हैं एम मास का, लेकिन अब पता है फोर्स, पहले ये कैसा था, पुलिंग फोर्स था, अब उसकी जगह अब हम यहाँ पे इसको पुश कर रहे हैं, इसी फोर्स एफ से एंगल थीटा पे, राइट। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पुश कर रहे हैं, ठीक। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू मूव द ब्लॉक, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू मूव द ब्लॉक। जल्दी लिखो, जल्दी ट्राई करो, 2 मिनट के अंदर। देखो, यदि हम इसका एलपीडी बनाएं, इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, राइट, लाइक दिस, तो ये फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा, एफ का दो कंपोनेंट, इधर की तरफ एफ कॉस थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन थीटा। नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगेगा एन, है ना, और वेट होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच, एम जी होगा, करेक्ट। अब देखो, ये जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है वो तुम्हें क्या मिलेगा, एन इक्वल्स टू क्या, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, राइट। अब जब ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स इज देयर, एफ इक्वल्स म्यू इनटू एन, तो म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब इसको मूव कराने के लिए क्या होना चाहिए, एफ कॉस थीटा इसके बराबर आना चाहिए, यानी दिस इज व्हाट, म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब एफ को इधर लेकर आओ, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स म्यू एम जी, तो यहाँ से f का वैल्यू क्या मिला, म्यू एम जी अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो देखो, एक कंडीशन में ब्लॉक को पुश करके मूव कराना चाह रहे हैं, दूसरे में पुश करके सॉरी पुल करके मूव कराना चाह रहे हैं, तो देखो किसमें ज्यादा है, यहाँ पे देखो म्यू एम जी अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, यदि हम लोग ये सपोज करें इसको हम लोग एफ डैश ले लें और इसको हम एफ ले लें, तो देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा, उसका डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऑब्वियसली एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एफ डैश से, तो ये एफ है, एफ डैश का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो किसी भी बॉडी को यदि तुम्हें मूव कराना है तो क्या प्रेफर करोगे, पुश करना या पुल करना, ऑब्वियसली पुल करना, क्योंकि पुल करने में तुम्हें कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, फिजिक्स पढ़ा है तो इसको यूज कर सकते हो तुम, जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, एम मास का एक ब्लॉक है, राइट, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जिसमें सरफेस पे रखा है, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, म्यू। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम फोर्स, फाइंड द मिनिमम फोर्स required to move the block, to move the block, मिनिमम कितना फोर्स इस पे लगाएं इसको मूव कराने के लिए, जल्दी ट्राई करो। देखो इसमें बच्चे ना कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट हम भी इस क्वेश्चन को अप्रोच करें तो क्या अप्रोच करेंगे, भाई नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाया, एम वेट एम जी है, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं, इसको मूव कराना, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से फोर्स लगा देंगे, ऐसे है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स क्या जान रहे हम लोग, म्यू एन, ये तो अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, एन किसके बराबर, एम जी के बराबर, यहाँ रखते तो हमें मिल जाएगा हाउ मच, म्यू एम जी, राइट। अब देखो यदि हम इसको मूव कराना चाहें तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, फ्रिक्शन फोर्स ये है, यानी एफ क्या मिल जाएगा, म्यू एम जी, इतना आ जाएगा। लेकिन मालूम ये करेक्ट आंसर नहीं है, इससे भी कम फोर्स लगा करके तुम इसको मूव करा सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फोर्स को हमें हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि हम क्या करेंगे, एक सर्टेन एंगल पे इस फोर्स को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एक सर्टेन एंगल पे इस फोर्स को अप्लाई करेंगे। सपोज करो वो एंगल ऑफ एप्लीकेशन कितना है, थीटा है, एंगल ऑफ एप्लीकेशन कितना, थीटा है, तो एफ इधर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और इधर की तरफ एफ साइन थीटा। तो हम लोग इस वाले कंडीशन के लिए हम लोग पीछे निकाल चुके थे, तो एफ कितना आ रहा था,
जो फोर्स का वैल्यू है वो कितना आ रहा था, ये आ रहा था म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा तो वेरिएबल है, ये तो हमारे ऊपर है कि किस एंगल पे हम लोग इस फोर्स को अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। किसी भी एंगल पे हम लोग इस फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो देखो सपोज करो यानी देखो यहाँ पे थीटा क्या है, वेरिएबल है। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि फोर्स का वैल्यू मिनिमम रहे। फोर्स का वैल्यू क्या रहे बच्चों, मिनिमम रहे। फोर्स का वैल्यू मिनिमम कब होगा, देखो म्यू mg तो कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो हमारा डिपेंडेंसी किसके हो गया, इसके हो गया, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम, राइट। तो मेरे पास डिनोमिनेटर है क्या, सपोज कर लिया कि ये y है, y इक्वल्स cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब देखो ये जो y का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। एक पर्टिकुलर थीटा के लिए y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये तो कुछ मैक्सिमम मिनिमम टाइप का चीज लग रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स 0 किया, तो यहाँ से करोगे तो tan थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, म्यू। सेकेंड टाइम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, उसमें थीटा का वैल्यू रखोगे, ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। फिजिक्स में देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू एक ही आया, तो फिजिक्स में हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ता, एक ही वैल्यू आ रहा है तो ये ऑब्वियसली वही होगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा होगा, राइट। तो यानी tan थीटा इक्वल्स म्यू के लिए, यानी थीटा इक्वल्स tan इनवर्स म्यू के लिए, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स म्यू के लिए ये जो y है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा होगा। जब ये मैक्सिमा होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग फोर्स तुम्हें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो देखो तुम्हें एफ मीन क्या मिल जाएगा, म्यू mg अपॉन, अब हमने cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये यदि एंगल थीटा है तो देखो tan थीटा क्या है, म्यू। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर म्यू और बेस 1 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा तुम्हें, रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब हम वहां पे वैल्यूज रखें तो क्या चाहिए, cos थीटा यहाँ से क्या मिलेगा, 1 बाई दिस मच, यानी 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस म्यू अपनी जगह पे। फिर हम sin थीटा का वैल्यू रखना चाहते हैं, तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये लिखेंगे इनटू म्यू अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। तो ये देखो म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। So this is what mu mg upon root over 1 plus mu square. F mean क्या होगा, mu कैपिटल mg upon root of 1 plus mu square। जरा इसको और इसको देखो कंपेयर करके, ये हमें mu mg मिल रहा है, जबकि ये क्या मिल रहा है, mu mg upon root 1 plus mu square, राइट। तो ये ज्यादा, ये छोटा है ना इसके कंपैरिजन में, तो हम इतना फोर्स लगा करके इसको मूव करा सकते हैं, राइट। इसका ना हमें आगे भी बहुत सारा यूज आएगा, तो इसको तुम एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते कि किसी भी ब्लॉक को मूव कराने के लिए हमें कितना मिनिमम फोर्स लगाना है, म्यू mg अपन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इतना मिनिमम फोर्स लगा करके हम इसको मूव करा सकते हैं। इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से, जैसे कर्व में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, तो वहां पे भी हम लोग इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय।